हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें हम चैप्टर 12 यानी आपका अध्याय 12 जिसका शीर्षक है आपका इमारतें, चित्र तथा किताबें। आज हम ये अध्याय 12 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आपका क्लास 6 की एनसीईआरटी की ये लास्ट वीडियो है। ये आपका चैप्टर 12 है। ठीक है, अध्याय है, लास्ट अध्याय है ये। अगर आपने इसके पहले की जो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें। ओके, और ये लास्ट चैप्टर है जिसको आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी क्या है, इसमें शीर्षक इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसमें आज हम देखेंगे प्राचीन समय के बारे में, इमारतों के बारे में कि उस समय की इमारतें कैसे हुआ करती थी, और लौह स्तंभ के बारे में, उनके तथ्य, और बुद्ध स्तूप के बारे में, हिंदू मंदिर और चित्रों में पेंटिंग, किताबों और महाकाव्यों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्राचीन काल में रचना हुई हैं। ठीक है, मतलब इन सब चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। यही आपका जो शीर्षक है, इमारतें, चित्र तथा किताबें। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, लौह स्तंभ। लौह स्तंभ क्या है, देखिए इसमें ये आपका क्या है, लौह स्तंभ। ओके, ये आपका क्या है, लौह स्तंभ। इसकी खासियत क्या है, देखो इसमें कि इसमें बताया गया है कि यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है तो 7.2 है। ओके, कितनी, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इसका वज़न है 3 टन से भी ज़्यादा है इसका वज़न। और इसका निर्माण कब हुआ है तो 1500 साल पहले हुआ है। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7.2, और इसका वज़न 3 टन है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है, यानी जो ये है आपका, ठीक है, लौह स्तंभ, इसमें अभिलेख खुदा हुआ है। इससे जानकारी मिलती है कि ये कितना साल पुराना है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, कौन से वंश के थे वो, गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद इसमें जंग नहीं लगा है। ये जो लौह स्तंभ है इसकी खासियत ये है कि इसमें जंग नहीं लगा है। आप ध्यान देना, कोई भी लोहा हो, जितना भी पुराना हो, नया हो, पुराना हो, उसमें क्या होता है, जंग लगता ही है ना। लेकिन ये आज 1500 साल पहले का है ये। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी खासियत क्या है कि इसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगा है। अब ये कैसी मटेरियल का यूज़ है इसमें, है ना, क्या क्या चीज़ें यूज़ की ये नहीं पता है, बट इसकी खासियत यही है कि इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है, देखो, ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का अर्थ क्या होता है कि टीला होता है। ठीक है, स्तूप आपने कैसे देखा होगा, देखो स्तूप आपका नॉर्मल अगर देखोगे तो ऐसे ही होता है, देखो ऐसे। ठीक, क्लियर है, ये क्या है आपका स्तूप है। ठीक, और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता थी कि यह प्रायः स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। ठीक है, और इन डिब्बों में क्या होता था, बुद्ध या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष होते थे। जैसे ये आपका क्या है, स्तूप है, स्तूप के अंदर ऐसे एक जगह होता था। ठीक, और यहाँ पे क्या होता था, छोटा छोटा डिब्बा रखा होता था। और ये डिब्बे में क्या होते थे, उनके अनुयायी या जो उनके शरीर के अवशेष हैं, जैसे दांत हैं, ठीक है, हड्डी या राख है, या उनके अंदर क्या होता था, रखा जाता था। जैसे ये स्तूप है, आप देख रहे हैं चित्र में भी। ठीक है, और कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी रखे रहते थे। इस धातु में क्या होता था, मंजूषा कहते हैं इसे। और प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। क्या होता था, मिट्टी का रखा एक टीला होता था। ओके, अभी उसके बाद क्या बताया गया है, देखो ईट, उसके बाद क्या किया गया है, बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया है। मतलब आपका जो स्तूप होता था, आप इस पहले स्तूप को समझ लो कैसे होता था। ठीक है, ये आपका स्तूप ऐसे, सॉरी ये बड़ा हो गया, छोटे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, ये आपका स्तूप है। ओके, ये स्तूप है,
उसके क्या करते थे पहले, इसको फिर ईंटों से कवर कर देते थे। वही बताया गया इसमें आपको, ईंटों के साथ इसको क्या किया गया है, कवर कर दिया गया है, तराशा गया। उसके बाद ईंटा या फिर पत्थर जो भी है, उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया है, एक रास्ता भी बनाया गया है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पद कहते हैं। क्या, प्रदक्षिणा पद। ओके, ऐसे करके यानी यहाँ पे जो आएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, चारों ओर प्रदक्षिणा करेंगे, प्रदक्षिणा पथ कहा गया इसे। और उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे एक रेलिंग भी बनाया गया है ऐसे। ठीक है, इसको क्या किया गया, यहाँ पे रेलिंग भी बनाया गया है। और उसके बाद, और रेलिंग को क्या कहते हैं, इसको वेदिका कहते हैं। ठीक, ये रेलिंग क्या कहा जाता है, तो रेलिंग का सॉरी वेदिका कहा जाता है। और ये आपका क्या है, ये द्वार है। ठीक है, यहाँ मेन द्वार है एंट्री करने का। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ये क्या करना, ये चित्र जो है आप इसको माइंड में थोड़ा सेट करना, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। ठीक है, ये क्या आपका स्तूप है। उसके बाद क्या है, इसको सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया है, ईंटा और या फिर पत्थर जो भी है, इसको क्या किया गया है, इसको कवर किया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसको क्या किया गया, यहाँ पे एक प्रदक्षिणा पद, ये जो आप गोल घूमने के लिए है ना, आप जैसे मंदिर जाते हो साइड साइड में आप घूमते हैं ना, वैसे सेम वैसे यहाँ पे बनाया गया था, प्रदक्षिणा पद इसको कहते हैं। और इसके बाद क्या, यहाँ पे रेलिंग बना दिया गया है। तो रेलिंग को क्या कहा जाता है, यहाँ पे वेदिका कहते हैं। ठीक, इसको भी याद रखना है, क्या कहा जाता है, वेदिका कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है, मिट्टी का टीला यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा इसको क्या कहते हैं, मिट्टी का टीला। ठीक है, चीज़ें समझ आई होंगी। जैसे इसमें आपका दिया गया, देखो, परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जिसको मैं अभी आपको समझाई। और उसके बाद क्या, वहाँ पर रेलिंग घेर दिया जाता था, जिसको क्या कहते हैं, वेदिका। वेदिका में एक प्रवेशद्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग 2000 साल पहले। इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। ठीक है, क्या किया गया है, चित्र उकेरा गया है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। क्या किया जाता था, पहाड़ों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा भी सजाया जाता था उस समय। और इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया और इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। और मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, आपका गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था। और इसी स्थान पर पुरोहित क्या करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। और अक्सर गर्भगृह को क्या बोला जाता है, एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है। जैसे आप मंदिर जाते हो, ठीक, आप मंदिर गए, वहाँ पे आप देखना, जैसे ये मंदिर है आपका, ओके, आप मंदिर गए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, भगवान जी हैं, जैसे गर्भगृह है आपका। ठीक है, गर्भगृह। और यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको ऊंचा, है ना, इसे ऊंचा करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता था, ये सब क्या है, गर्भगृह है, जहाँ पे क्या होता था, इसको बताया जाता था कि बहुत पवित्र स्थान है। ठीक है, इस रूप में इसको यहाँ पे दर्शाया जाता था। आगे क्या है, इस आप चित्र में देख लो, ये सांची का महान स्तूप है। और इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सालों तक चलता रहा। और इस स्तूपों को ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। ठीक है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासक जो आए हैं उनके समय का है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें ये आपका चित्र में क्या बताया गया है, देखो पहले, उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। क्या है ये, आरंभिक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया है ये। ठीक है, पक्की ईंटों से क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये क्या है, आपका भीतर गांव है ये। ठीक है, भीतर गांव जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता है, जिसे शिखर कहते थे।
शिखर निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ पर एक सभागार होता था जहाँ पर लोग क्या होते थे, इकट्ठा होते थे। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, मंडप। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसको क्या कहा जाता है, मंडप कहा जाता है। उसके बाद क्या है, महाबलीपुरम के एक एहोल को ढूंढो, इसमें बताया गया है। ठीक है, जहाँ पर क्या बोला गया, शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। ये क्या है, एहोल का दुर्गा मंदिर है। यहाँ लगभग क्या है, 1400 साल पहले ये बनाया गया था। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं क्या है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। उस समय के जो स्तूप और जो मंदिर हुआ करते थे वह किस तरह से बनाए जाते थे। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की जो प्रक्रियाएं थी, जो अवस्थाएं होती थी, इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। ओके, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। अब पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान या शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। मतलब जैसे अभी क्या है, अभी मंदिर बनाने के तरीके अलग हैं। ठीक है, और उस समय के जो मंदिर बनाने के तरीके थे वो अलग होते थे। इसको क्या किया जाता था कि पत्थरों को काट छाट कर फिर तराशना, फिर खम्भों या दीवारों को चौखटों या फर्शों की तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें काफ़ी मुश्किल का काम था। ठीक है, उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता था उस चीज़ को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब ये उस समय की चीज़ें हैं कि उस समय जो मंदिर हुआ करते थे कैसे बनाया जाता था, और अभी के जो मंदिर है कैसे बनाए जाते हैं, काफ़ी डिफरेंट है। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया, देखो आगे। जो शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकार होते थे, जो सारा खर्च संभवतः क्या करते थे, कौन, राजा रानी ही उठाते थे, क्योंकि उस समय इतने सक्षम तो कोई होते नहीं थे। और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों को या मंदिर जो आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ में लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जो उपहार में लाते थे क्या किया जाता था, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया गया। ठीक है, इनके सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष क्या होते थे, इसमें शामिल होते थे, जिनके नाम खम्भों, रेलिंग तथा दीवारों पर क्या है, खुदे हैं। मतलब जो वो बनाते थे उनके नाम भी इसमें क्या है, खुदे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चित्रकला के बारे में। चित्रकला के बारे में बताया गया है कि जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान काफ़ी गुफाएं खोदी गई। इनमें से क्या है, ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, विहार कहते थे, विहार थे। ठीक है, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा भी सजाया गया है, और यहाँ कुछ उनके उदाहरण भी दिए गए हैं कि गुफाओं की रोशनी में बनाए गए थे। और इन चित्रों के जो मतलब वहाँ पे उस समय के जो चित्रकला है जो बनाया गया था, वो गुफाओं की रोशनी में बनाया गया था। और जो चित्रों का रंग है वो काफ़ी पुराना है, ये 1500 साल है। ठीक है, 1500 साल बाद जो चमकदार आज भी देखोगे वो चमकदार है। तो अंधेरे की रोशनी में बनाया गया गुफा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, अंधेरा होगा। तो वहाँ पे क्या किया गया है, अंधेरे में बनाया गया था। और ये बनाया गया था कब, 1500 साल बाद, 1500 साल पहले। ठीक है, तो आज भी आप देखेंगे तो क्या है, वो चमकदार है पूरा, मतलब जैसे था कलर किया गया था वैसे आज भी है। ठीक है, और ये रंग किस चीज़ों का इस्तेमाल है, तो इसमें पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार आज भी क्या है, अज्ञात है, पता नहीं चला कि किसने बनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पुस्तकों की दुनिया। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो, प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है, और इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की भी वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं भी शामिल हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, ठीक है, शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ठीक है, नामक कवि ने की थी, और इसमें कोवलम, ठीक,
क्या है, कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है। वह क्या होता था कि वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चली गई। तो इसको आप अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। क्या है, पुस्तकों की दुनिया है उस समय। तो इसको आप कट कर देना, इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि ये चीज़ें ना तो समझना है ना तो इसको एग्ज़ाम में आना है। ओके, आप इसको हटा देना। आगे क्या है देखो, आगे देखते हैं इसमें, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, मेघदूत का श्लोक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं आएगा। इसको हम देखेंगे। ठीक है, यानी आप जो हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है वही वही चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को नहीं देखेंगे इसमें। ओके, आगे हम इसमें क्या देखते हैं, रामायण और जो महाभारत की कहानियाँ इसमें थोड़ा बहुत देख लेते हैं जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, करीब 1500 साल पहले लिखी गई, माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, और उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, आपको पता ही है। ठीक है, वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण किया, और सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ठीक है, जो वहाँ के कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे तो वहाँ महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। जैसे आप महाभारत को देखते हो एक कहानी है, वैसे ये भी क्या है, एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत रामायण के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि माने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसमें अगर आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप काट करके या उसको साइड कर सकते हैं, जिसको आप इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसको हम देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसमें भी ज़्यादा चीज़ें ऐसे नहीं है जिसको पढ़ा जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको देख सकते हो। जैसे कि इसमें गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कौन है, तो इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं, काटने की वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको क्या लगता है कि सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया है। उनका कहना होता है कि वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली है, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। ओके, जिन्होंने कई खोज की, इनके बारे में भी हम पढ़े हैं। ठीक है, ये आयुर्वेद है, शून्य की खोज है। ओके, उन्होंने क्या किया देखो, इसमें शून्य की खोज, आयुर्वेद की खोज आपने पढ़ाई है, पहले पिछले जो चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि इसमें कागज़ को कैसे बनाया जाता था, जो पहले के समय में। आज के समय में क्या होता है, कागज़ को मशीनों के द्वारा बनाया जाता है, मशीन यूज़ किया जाता है तो कागज़ बनता है। पहले तो मशीन तो नहीं हुआ करता था, तो कागज़ कैसे बनाया जाता था देखते हैं। कागज़ क्या करते थे कि आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिस्सा बना है, यानी आप कुछ भी यूज़ करते हो कागज़ का यूज़ होना ही है। तो जो हम किताबें पढ़ते हैं जो कागज़ पर छपी होती हैं, और जो लिखने उसमें लिखा गया है, जो प्रयोग होता है, वो सब सारी चीज़ें अब अलग हैं। पहले क्या होती थी, अलग होती थी। और जो कागज़ का आविष्कार है कब हुआ था, जो हम यूज़ कर रहे हैं कागज़, इसका जो फर्स्ट टाइम बना था, जब इस आविष्कार हुआ था, तो ये कब बना था, तो 1900 साल पहले बना था। कब, 1900 साल पहले अकाइलून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। किसने किया था इसका आविष्कार, आप याद रखेंगे कब, 1900 साल पहले किसने किया था, तो काइलून नामक के व्यक्ति ने किया था। ये कहाँ हुआ था, तो चीन में।
इसका आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में किया गया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ के छालों को क्या किया? पीट पीट कर लुगदी बनाया। क्या क्या चीज़ को? पौधों को, रेशों, ठीक है, और पौधों के रेशों से कपड़े जो होते थे फटे पुराने, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर क्या किया? लुगदी बनाया। लुगदी क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ को आप क्या करोगे? भिगो दोगे, भिगो के उसके बाद क्या करोगे? आप बाहर निकालोगे तो देखना एकदम, उसके बाद पीट पीट कर उसको आप क्या करोगे? उसका अगर बोलते हैं ना कि हम इसको पीट पीट कर बनाए हैं बोल के, कोई भी चीज़ को आप पीटोगे पानी में भिगा कर, क्या होता है? उसको लुगदी तैयार किया जाता था। उसके बाद क्या किया जाता था? लुगदी को बनाकर उसे पानी में भिगो देते थे, फिर उसी लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ लिया जाता था और तब सुखाकर कागज बनाया जाता था। मतलब जो उस समय कागज बनाने की विधि थी, जो बनाया जाता था, ऐसे ही था। चीज़ों को क्या क्या लगता था? जैसे रेसे हैं, कपड़े, फटे पुराने कपड़े हैं और पेड़ की छाल है, इन सबको क्या किया जाता था? पानी में भिगा देते थे। उसके बाद निकाल कर उसको पीट पीट कर क्या बनाते थे? लुगदी। और लुगदी बनाकर क्या किया जाता था? उसको निचोड़ कर पानी को सुखा देते थे और उसके बाद हाथ से ही कागज़ बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता था। ठीक है, ये उस समय है जो बनाया जाता था कागज़। और कागज़ बनाने की जो तकनीक है कि ये सदियों तक गुप्त रहा है। ठीक, कभी मतलब उस समय सदियों तक क्या रहा? ये गुप्त रहा। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। मतलब धीरे धीरे ये पहुंचा। स्टार्टिंग क्या किए थे? इसको शो अप नहीं किए थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर जापान में फैल गया 1800 साल पहले, या बगदाद में पहुंची, फिर यूरोप, अफ्रीका, एशिया यानी अन्य भागों में क्या हुआ? धीरे धीरे फैलते गया। ठीक है, ये आपका था लास्ट चैप्टर, जो आपका चैप्टर 12 था, ये कंप्लीट हो गया है। और आगे हम कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, हम ईवीएस की क्लासेस देखेंगे और आपके इसमें जो डाउट हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट है और आप ध्यान देंगे चैप्टर को पढ़ने से पहले आपकी जो पुरानी वीडियोस हैं, ठीक है, आप उसको देख लें। आपको चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।